नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए गए और जो राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माने जा रहे हैं। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कौन कौन से फैसले लिए गए, तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, साथ ही कई विषयों को लेकर अहम फैसले जो है वो भी लिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य की कैबिनेट अहम बैठक हुई है, जहां इस बैठक में कई नीतिगत फैसले भी सीएम धामी के तहत लिए गए जो राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माने जा रहे हैं। बैठक में आपको बता दें किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कौन से फैसले लिए गए, इन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रशासनिक सुधारों के लिए यह बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में की गई, जहां आपको बता दें सीएम धामी की कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य की कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए गए जो राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें इस बैठक को लेकर लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, जहां इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रशासनिक सुधारों को भी लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य की कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां इस बैठक में कई नीतिगत फैसले लिए गए जो राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए साथ ही प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम माने जा रहे हैं। साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, साथ ही कई फैसले भी लिए गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ आशीष डोभाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं? आज 11 बजे से जो कैबिनेट की बैठक थी वो सचिवालय में हुई है और उसमें 3 अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में जो शिक्षकों को कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारी इस बैठक में दी गई है कि अगर 1 माह तक कोई भी शिक्षक जो है प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2 अन्य जो अहम फैसले हैं वो भी कैबिनेट बैठक में पास हुए हैं। जी किन प्रशासनिक सुधारों को लेकर यह अहम बैठक की गई आशीष? आशीष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं जो प्रधानाचार्य की नियमावली के संबंध में जो है अहम फैसला लिया गया है और इसके अलावा 2 अन्य फैसलों पर मोहर लगी है। जी आशीष, क्या कुछ और अहम चर्चाएं इस बैठक में की गई? जी बिल्कुल, फिलहाल उत्तराखंड में आचार संहिता लगी है तो ज्यादा तो चर्चाएं नहीं हुई और सीमित ही इसमें प्रस्ताव भी सीमित आए थे। तो 3 प्रस्ताव आए थे, इनको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और आगामी जो 31 जुलाई तक उत्तराखंड में आचार संहिता है तो इसको देखते हुए कैबिनेट की ब्रीफिंग भी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस अहम बैठक में और कौन कौन से मंत्रीगण इस सीएम धामी की इस बैठक में शामिल हुए? जी बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से के अलावा जो सुबोध उनियाल हैं, गणेश जोशी हैं और वो शामिल रहे हैं और अन्य जो मंत्री हैं वो शामिल नहीं हो पाए हैं तो कैबिनेट बैठक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर घमासान तेज हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बड़ी कालनेमी है, जो आपको बता दें भेष में जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब बीजेपी की असली चेहरा देख चुकी है और वही इस वोट रूपी अशस्त्र को बीजेपी का वध करेगी, वहीं जैसे हनुमान ने कालनेमी का किया था। रावत ने इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया। वहीं कांग्रेस जहां इस ऑपरेशन को दिखावा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की एक निर्णायक लड़ाई बता रही है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में आपको बता दें कि आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनता कह रही है कि ये तो भाजपा ही कालनेमी है, ये तो कालनेमी संस्कृति है। वो तो कह रही है इस कालनेमी से हमको बचना है, ये कालनेमी से हमको बचना है। तो जो है इसलिए अब जनता ने उस कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था। इस कालनेमी भाजपा रूपी कालनेमी का वोट रूपी हथियार से जो है जनता वध करेगी। बताते चले ऑपरेशन कालनेमी को लेकर राजनीतिक गलियारों में आपको बताते चले घमासान मचा हुआ है, जहां बीजेपी खुद है कालनेमी, ऐसा हरीश रावत ने कहा। साथ ही अब आपको बताते चले कि इस पर बीजेपी भी लगातार जवाब देते हुए कि ये ऑपरेशन देशवासियों के लिए एक सफल ऑपरेशन है। जहां आपको बता दें कालनेमी को लेकर यह घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड की सियासत में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर जो घमासान है वो तेज हो गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बड़ी कालनेमी है, जो खुद वेश बदल कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है और इस वोट रूपी अस्त्र से बीजेपी का वध करेगी। साथ ही जैसे हनुमान ने कालनेमी का किया था। रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस जहां इस ऑपरेशन को दिखावा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की निर्णायक लड़ाई बता रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में आपको बताते चले कि अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले ऑपरेशन कालनेमी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार घमासान मचा हुआ है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सीधा हमला बोला। तो वहीं आपको बता दें हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी खुद एक कालनेमी है, ऐसा बयान भी दे दिया। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। पंचायत चुनाव का पहला चरण कल शाम से प्रचार पूरी तरह थमा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। वहीं पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। वहीं चुनाव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश जो है वो दिए गए। वहीं पंचायत चुनाव के बीच आपदा प्रबंधन टीमें अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो वहीं देहरादून से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां कल शाम से प्रचार पूरी तरह जो है थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। साथ ही पहले चरण में 17,829 जो आपको बता दें कि वोटिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का पहला चरण कल होना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से सामने आ रही है, जहां कल शाम से प्रचार पूरी तरह थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। वहीं पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं आपको बता दें चुनाव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। साथ ही पंचायत चुनाव के बीच आपदा प्रबंधन टीमें को भी आपको बता दें कि अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर अब सभी टीमें सतर्क कर दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें पंचायत चुनाव का पहला चरण कल होगा, जहां कल शाम से प्रचार पूरी तरह थम जाएगा, जिसके बाद
इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि पोलिंग पार्टियों का ये जो अब रुख जो है अब थम चुका है, कल शाम से होना है, इसे लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, बिल्कुल उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव है उसकी जो सरगर्मियां वो तेज हैं और कहीं ना कहीं जो कल जो मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और जो 28 जुलाई को जो मतदान होना है उसके लिए अभी समय है। तो कहीं ना कहीं जो सुदूर क्षेत्रों की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कल ही रवाना हो गई थी। उत्तराखंड की बात करें तो कई जनपद ऐसे हैं जहां पर सुदूर क्षेत्र हैं जहां पर पूर्व में ही पार्टियों को रवाना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं होती है, कहीं रोड बंद हो जाती है, कहीं पे मार्ग के साथ साथ भूस्खलन की भी समस्याएं देखने को मिलती है। तो कुछ पार्टियां कल रवाना हो चुकी हैं और कुछ आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और जो पंचायत चुनाव हो कहीं ना कहीं सरकार शांतिपूर्ण ढंग से करवा रही है। जी, चुनाव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के भी सख्त निर्देश दिए गए आशीष। जी बिल्कुल, बिजली आपूर्ति के साथ साथ जो मार्ग कहीं ना कहीं जो अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो कई मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हो जाते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं। जेसीबी तैनात है, तमाम जो एजेंसियां हैं NHPWD हो चाहे ग्रामीण जो क्षेत्र के मार्ग हैं उनको खुलवाने के लिए सरकार से लेकर जो जिला प्रशासन से लेकर तमाम जो मशीनरी है वो तैनात है और पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं सकुशल सरकार जो है करवाने में। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, पहले भी सरकार ने कहा अगर बारिश के चलते कहीं कोई दिक्कत आती तो ये टल जाएगा, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बाद में किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये हर समय ही होता रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर 24 जुलाई को किसी मतदान केंद्र पर अगर वोटिंग नहीं हो पाती है या फिर 28 जुलाई को कोई मतदान केंद्र पर वोटिंग नहीं हो पाती है तो उसके लिए 30 जुलाई को फिर से मतदान उन केंद्रों पर होगा और ऐसी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है। अगर कहीं पे भी रुकावट आती है, समस्या पैदा होती है तो इसके लिए प्लान भी तैयार पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है और 30 जुलाई को कहीं उस पर वोटिंग होगी और 31 जुलाई को जो प्रत्याशी हैं उनका फैसला सामने आ जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी और क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? बिल्कुल, मानसून को लेकर तमाम तैयारियां सरकार ने की हैं। तो जहां पर भी कोई दिक्कत आती है, ज्यादा अतिवृष्टि के कारण अगर मार्ग कहीं बंद हो जाता है, भूस्खलन हो जाते हैं और पोलिंग पार्टियां अगर नहीं पहुंच पाती है, जैसा कि आपने देखा होगा हाल ही में पिथौरागढ़ की बात करें या सुदूर क्षेत्र चमोली और उत्तरकाशी जनपद में कई ऐसी पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर बरसात के कारण दिक्कत होती है। तो मतदान की भी तिथियां बरसात में ही इस बार आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी तैयारी सरकार ने की है और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो सभी जो संबंधित विभाग हैं, आपदा प्रबंधन विभाग हो चाहे NHPWD हो, सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग और जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं DM, सभी जिले के DM जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके अंडर में सभी लोग जो है मिलजुल के चुनाव को सफल तरीके से ये जो पंचायत चुनाव है उसको करने के लिए जुटे हुए हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी पंचायत चुनाव कल होने हैं, क्या पक्ष विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर, तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल पूजा, जैसे कि आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही निकाय चुनाव में अपना परचम लहरा चुकी है और ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रही थी और अब भी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि उनकी ही जो प्रत्याशी है उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस ऐसी भी कई ऐसे हैं जो टक्कर दे रहे हैं दोनों ही पार्टी के मजबूत प्रत्याशियों को। और इस बार देखना होगा कहीं ना कहीं 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है कि चुनाव में कितने पदों के साथ अपने कितने उम्मीदवार जीत कर आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों पे आपका स्वागत है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को पूरी होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नोडल अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में मतगणना कर्मियों का पहला, आपको बताते चले, रेमंडाइजेशन किया गया है। वहीं देहरादून के 6 विकास खंडों में कुल 235 टेबल लगाए जाएंगे, जिन पर 100, आपको बताते चले 1175 कार्मिक तैनात होंगे और साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढोंडियाल समेत अन्य अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे। वहीं बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वहीं चुनाव से 2 दिन पूर्व कपकोट ब्लॉक में दुरुस्त मतदान केंद्रों के लिए 48 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ 22 जुलाई को रवाना कर दिया गया है। शेष 101 पोलिंग पार्टियां 23 जुलाई को अपने अपने मतदान स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं इस ब्लॉक में कुल 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया में व्यवस्थिति और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने संयुक्त रूप से निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल व सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं मानसून सीजन को देखते हुए सभी चुनाव कार्मिक को मौसम से अनुरूप आवश्यक सामग्री के साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है।
बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा, उनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान का आयोजन करना है और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। आपदा संबंधी भी हमने तैयारियां कर ली है और रूट प्लान हमने बना लिया है। कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको लेकर भी पूरी तरीके से बागेश्वर। तो वहीं खबर बाजपुर से, जहां गुलरिया ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम दौर में है। बाजपुर विधानसभा की गुलरिया ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम दौर में है। वहीं प्रधान पद के उम्मीदवार रश्मि दिवाकर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इमली के चुनाव चिन्ह के साथ एक विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली में गूंजते नारे और जन समर्थन के बदलाव की स्पष्ट झलक दिखाई दी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और जनता जनार्दन ने अपने पूरे सहयोग से इस भीषण गर्मी में जो मेरा साथ दिया है, मुझे विश्वास है कि सुनिश्चित जीत होगी और जो विरोधी हैं उनको हम पस्त करने का काम करेंगे। तो वहीं रामनगर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों से पहले प्रशासन ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही कर दी है। आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जंगलों, गांवों और नदी किनारे छिपी शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 50,000 लीटर कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जबकि 20,000 लीटर तैयार शराब जब्त कर ली गई। वहीं कार्यवाही के दौरान 40 से ज्यादा अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और कई शराब माफिया अब सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं टीमों ने जंगलों में चल रही जहरीली शराब की फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया है और उबलते ड्रमों को पलटकर नष्ट भी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों का साफ कहना है कि अब चुनाव न बोतल चलेगी न साजिश बचेगी। जो भी लोकतंत्र को नशे में डुबोने की कोशिश करेगा अब उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस व्यापक अभियान में से शराब माफियाओं के बीच खौफ का माहौल देखा जा रहा है, जबकि आम जनता ने प्रशासन की इस निर्णायक पहल का स्वागत किया है। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और स्वच्छ माहौल में हो सके। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे आबकारी विभाग द्वारा जैसे मंडल और जनपद और रामनगर की जो टीम है, हम लोग कंबाइंड संयुक्त दबिश दे रहे हैं और जो भी टीम भट्टी और आसपास जो भी सूचना मिलती है हम घरों में भी दबिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा अभी लगभग रामनगर में 24 से 25 अभियोग दर्ज हो चुके हैं अभी हाल ही में, और 15 से 2000 के समथिंग लीटर शराब हमने डिस्ट्रॉय करी है और काफ़ी लगभग 40-50 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं अभी हाल ही में। तो वहीं खबर काशीपुर से, जहां फल मंडी सचिव पूरन सिंह सैनी को विजिलेंस टीम ने 1.20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। तो वहीं शिकायतकर्ता की सूचना पर हल्द्वानी से आई टीम ने मंडी सचिव को उनके कार्यालय में पकड़ लिया। साथ ही गिरफ्तारी के बाद सचिव को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। साथ ही मंडी में भ्रष्टाचार को लेकर व्यापारी गर्व से चर्चाएं, आपको बता दें व्यापारिक वर्ग में ये चर्चाएं लगातार अब तेज हो रही हैं। सचिव की रिश्वत लेते हुए सचिव को पकड़ा गया। साथ ही अब आगे की कार्यवाही में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा। साथ ही अब आपको बताते चले आगे की पूछताछ भी की जा रही है।
तो वहीं बढ़ती टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सिस्टम के इस दौर में जहां सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में साइबर पुलिस और बजाज फाइनेंस के संयुक्त तत्वाधान में साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीओ साइबर थाना देहरादून ने आम जन को साइबर क्राइम के खतरों से आपको बता दें कि आगाह करते हुए इसके बचाव का उपाय भी बताया। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधों की सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी है। साइबर पुलिस ने जनता से अपील की कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य था जागरूक नागरिक, सुरक्षित डिजिटल जीवन। जिसमें हमारे बैंक संबंधित, मोबाइल संबंधित, सोशल मीडिया संबंधित, कंप्यूटर संबंधित और महिलाओं बच्चे संबंधित आजकल जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो अवेयरनेस की कमी आ रही है, जिस कारण से काफी ज्यादा शिकायतें आ जाती हैं। और साथ में भारत सरकार गृह मंत्रालय के I4C का जो पोर्टल है, जिनके द्वारा 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है संचालित किया जा रहा है। तो मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1930 को पॉपुलर करें और आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पे रिपोर्ट करिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।